गाइस वेलकम टू आवर चैनल लेट्स लर्न विवेक कुमार। गाइस हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.3 का। हम लोग जितना भी क्वेश्चन है यहाँ पे देख सकते हैं। हम लोग 5 क्वेश्चन हमारे 1 से लेकर 5 तक इस सारे क्वेश्चन पे। गाइस हम लोग इस पिछले वाले लेक्चर में डिस्कस एक्सरसाइज 4.3 के थ्योरी पे डिस्कस किए थे, ठीक। और हम लोग इस वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे इसके क्वेश्चन पे। तो गाइस बिना देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एक्सरसाइज 4.3 में हमारे कितना क्वेश्चन है। जैसे 5 क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन बोला निम्नलिखित प्रत्येक में दिए गए शीर्ष बिंदुओं वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहा है, तो एरिया फाइंड करने के लिए। तो गाइस जैसे आप लोग पीछे वाले जो लेक्चर जो बेसिक कंसेप्ट हम अपलोड किए थे एक्सरसाइज 4.3 का, अगर आप लोग देखे होंगे तो उसमें हम बताए होंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। इसी मतलब ये जो एक्सरसाइज में मतलब कितने टाइप तक का क्वेश्चन पूछ सकता है, ये सारे चीज़ को डिस्कस किए थे। तो गाइस अगर नहीं देखे हैं ये मतलब एक्सरसाइज 4.3 का बेसिक कंसेप्ट वाला लेक्चर, तो प्लीज़ जाकर वो देख ले। इससे मतलब उसके बाद देखने के बाद अगर ये वाला लेक्चर देखेगा तो आपको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। वैसे तो ये चैप्टर कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप लोग देख ले तो ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होता है। आप लोग समझ रहे हैं ना हम क्या बोल रहे हैं, ठीक। तब यहाँ पे देखते हैं गाइस एक्सरसाइज 4.3 का हमारा पहला नंबर क्वेश्चन था क्या, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। तो इधर रख देते हैं बुक को, हम लोग कॉपी निकाल लेते हैं, ठीक। गाइस यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, हम यहाँ पे क्वेश्चन पहले से लिख लिए हैं। गाइस यहाँ पे हम लोग को क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे एक कोऑर्डिनेट दिया गया है 1,0, 6,0, फिर 4,3। ये हमारा कोऑर्डिनेट है और कोऑर्डिनेट के ही सहायता से हम लोग को क्या इसका क्षेत्रफल फाइंड करना है। और वो भी क्या, तो सारणी के प्रयोग से, मतलब डिटर्मिनांट के प्रयोग से। हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल तो निकाले थे क्या, पहले जब क्लास 10 में पढ़ते तो फॉर्मूला था हमारा 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। उस तरीका से हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले थे हमेशा। वो जो हम लोग उस फॉर्मूला पे उस कोऑर्डिनेट का हमारे जो जितना भी कोऑर्डिनेट देता था, तो हम लोग क्या करते थे उसका मतलब उसमें अप्लाई कर देते थे और हमारा उसका आंसर आ जाता था। लेकिन हम लोग इस वाले में क्या, तो डिटर्मिनांट के तरीका से, मतलब डिटर्मिनांट के प्रयोग से हम लोग निकालेंगे इसका क्षेत्रफल। तो हम क्या बताए थे, पहले हम इस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम बताए थे, तो हम लोग लिख लेंगे हल। जो हमारा कोऑर्डिनेट दिया गया है हम लोग उसको लिख लेंगे। क्या हमारा x1 हमारा दिया गया है, x1 दिया गया है 1, x2 दिया गया हमारा 6 और x3 दिया गया हमारा 4, ठीक। फिर हमारा y1 दिया गया है वैसे ही 0, y2 दिया गया है 0 और y3 भी हमारा है 0 ही है, ठीक। तो जो डिटर्मिनांट के प्रयोग से क्षेत्रफल निकालते थे त्रिभुज का, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हमारा फॉर्मूला था 1/2। हमारा फॉर्मूला था वो डिटर्मिनांट के प्रयोग से निकालने के लिए था 1/2 इंटू डिटर्मिनांट हमारा हो जाएगा, और हमारा हो जाएगा x1। जितना भी x का कोऑर्डिनेट है एक कॉलम में, पहला कॉलम में, फिर y का कोऑर्डिनेट दूसरा कॉलम में, और तीसरा कॉलम क्या, तो 1 1 1, ठीक। वैसे ही लिख देते हैं। तो x का कोऑर्डिनेट x2 फिर x3, x का कोऑर्डिनेट यही हमारा 3 है, x1 x2 और x3। फिर y का कोऑर्डिनेट हमारा लिखना है तो y1 y2 और y3, और इसके बाद से हमारा क्या है 1 1 और 1 हो गया। अब क्या करते हैं हम, x1 x2 और x3, फिर y1 y2 y3 का वैल्यू पुट करते हैं यहाँ से, और उसके बाद क्या करेंगे इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर देंगे और हमारे क्या आ जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ पर करते हैं 1/2 इंटू में x1 का वैल्यू कितना है 1, x2 का वैल्यू है 6, फिर x3 का वैल्यू 4, फिर हमारा y1 भी है 0, y2 0, और फिर y3 हमारा 3 है यहाँ पे, y3 तो हमारा 3 है, तो हम यहाँ पे 3 लिख देते हैं, ठीक। फिर हमारा क्या है y3 3, फिर 1 1 1 हो गया। और हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। गाइस आप लोग अगर एक्सरसाइज 4.2 का लेक्चर देखेंगे तो हम बताए थे कि हम लोग मतलब डिटर्मिनेंट तो ऐसे कोई भी रो या कॉलम से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम लोग पहले क्या देखते हैं, कोई भी अगर डिटर्मिनेंट दिया हो हमारा तो हम लोग देखते हैं कि अगर उसमें जीरो है ना तो जीरो से ही करते हैं। मतलब कोई भी रो या कॉलम में जिसमें अधिक जीरो है हम लोग उसी से करते हैं। तो जब लोग देख सकते हैं कॉलम 2 जो हमारा है उसमें 2 जीरो है, यहाँ पे रो R1 में भी जीरो है और R2 में भी जीरो, लेकिन एक एक। और हमारा जो कॉलम 2 है उसमें हमारा 2 जीरो है। जब 2 जीरो होगा तो ये दोनों जीरो की वजह से हमारा 2 टर्म तो जीरो हो जाएगा, बस इसका ही सॉल्यूशन करना पड़ेगा ना। तो गाइस हमारा कैलकुलेशन हमारा कम हो, इसी वजह से हम लोग क्या, तो जीरो को लेकर चलते हैं। तो हम लोग करते हैं क्या, तो C2 मतलब कॉलम 2 से करते हैं। तो पहले इसको ऐसे रहने देते हैं, ये हमारा प्लस माइनस, मतलब माइनस में जीरो, इसके वजह से तो सारा जीरो ही हो जाएगा। प्लस में जीरो, फिर प्लस में 3 इंटू इसके सामने वाले रो को
थ्री का और सामने वाले कॉलम को ढकेंगे तो क्या आएगा हमारा 1611। हम लोग लिखते हैं 1611। ठीक, हम लोग कितना लिख दें, इसको घेर देते हैं, बड़ी ब्रैकेट से इसको घेर देते हैं। हो गया। अब हमारा देखते हैं गाइस, यहाँ पे जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो ये तो हमारा यहाँ पे सारा टर्म जीरो ही हो जाएगा। यहाँ पे 3 इंटू मतलब 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1, फिर 1 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 6, 1 में 6 का 6 सॉरी 1 में अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। और यहाँ पे क्या हो जाता है हमारा माइनस हो जाता है, इससे गुना होता है और माइनस में इतना इससे गुना होकर लिखा जाता है। ठीक, तो हम लोग वैसे ही कर दिए। तो 1/2 इंटू फिर 3 इंटू यहाँ पे कितना आ जाएगा -5 अब मतलब इसको जो पूरा कैलकुलेशन करेंगे कितना आ जाएगा -15/2 इकाई क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का वैल्यू क्या आ गया -15/2। लेकिन गाइज आप लोग 10th में भी पढ़े थे और जब पीछे वाले लेक्चर हम डिस्कस किए थे इसके बेसिक कंसेप्ट वाला थ्योरी पे, तो हम लोग उसमें भी डिस्कस किए थे कि जो हमारा क्षेत्रफल होता है कभी भी माइनस में नहीं होता है। जब माइनस में नहीं होता तो उसको प्लस में लाने के लिए क्या करते हैं, उसमें मॉड लगा देते हैं और मॉड में लगा के उसको पॉजिटिव बना देते हैं, मतलब 15/2। ये हमारा हो गया आंसर। इसी के साथ गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसमें जो हमारा 3 क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1 में 1, 2 और 3। ये गाइस यहाँ पे ना आप लोग ये दूसरा और तीसरा ये मतलब खुद से सॉल्व कीजिएगा, मतलब समझिए घर के लिए आपके लिए होमवर्क है, इसको खुद से सॉल्व कीजिएगा। ठीक, सारे क्वेश्चन हम ही डिस्कस कर देंगे तो आप लोग क्या बनाइएगा, बस ये जैसे हम ये पहला क्वेश्चन डिस्कस किया वैसे ही दूसरा और तीसरा भी है 1 नंबर का। ठीक, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 बस यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि दर्शाइए कि बिंदु ए में क्या क्या है, a,b+c, फिर b तो b,c+a और c इतना है, c,a+b संरेख है, मतलब कॉलिनियर दर्शाना है कि ये हमारा कॉलिनियर है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं पता है ना आप लोग को, कॉलिनियर के लिए हमारा क्या होता है कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल आता है वो हमारा क्या आता है 0। लोगों को पता ही होगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा 0 आएगा, तो हम लोग देखेंगे इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और क्षेत्रफल निकालेंगे अगर वो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ गया तो क्या हम लोग बोल देंगे वो हमारा कॉलिनियर है। तो हम लोग करते हैं, पहले क्वेश्चन नंबर 2 लिख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 दर्शाइए कि बिंदु इंटू a,b+c फिर b इंटू में b,c+a और c इंटू में c,a+b संरेख है, a+b संरेख है। यही हम लोग को मतलब यहाँ पे क्या करना है, हम लोग को प्रूव करना है कि हमारा होगा जो संरेख होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग ये अभी पीछे क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग क्या कर रहे थे एरिया फाइंड किए थे ना, वैसे ही इसका भी एरिया फाइंड करेंगे। अगर इसका क्षेत्रफल अगर 0 आ गया हमारा तो बोल देंगे कि एक हमारा कॉलिनियर है। पीछे हम लोग थ्योरी में भी डिस्कस किए थे कि कॉलिनियर कब होता है, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है, जब वो त्रिभुज जो हमारा है एक स्ट्रेट लाइन में आ जाता है तो वही हमारा उस टाइम त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है 0 हो जाता है। और जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाता है तो हम लोग बोल देते हैं कि हमारा कॉलिनियर है। तो हम लोग यहाँ पे करते हैं हल। पहले हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं, क्या हमारा कोऑर्डिनेट है x1 हमारा a, x2 हमारा है b, फिर x3 हमारा क्या है तो c, फिर हमारा y1 y2 और y3। तो हमारे यहाँ पे y1 हमारा b+c, y2 हमारा c+a, फिर y3 हमारा a+b, ये हमारा है। तो वैसे हम उस टाइम तो फॉर्मूला लिख देते हैं, आप लोग को तो ध्यान में ही होगा, हम बार बार फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, इससे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसी वजह से हम लोग यहाँ पे लिखते हैं हम इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हमारा 1/2 इंटू डिटर्मिनेंट के प्रयोग से करेंगे। हम लोग जितना भी क्वेश्चन हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालेंगे वो हमारे डिटर्मिनेंट के प्रयोग से ही होगा, ना कि जो हमारा 10th जो हम पढ़े से 10th में उस वाले प्रयोग से एक भी क्वेश्चन आप लोग मत कीजिएगा। मतलब उससे करने पता है क्या, एग्जाम बोर्ड में अगर ये ऐसा क्वेश्चन आ गया और आप लोग कर दिए तो पूरा का पूरा गलत हो जाएगा, सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। वो डिटर्मिनेंट के प्रयोग से ही करना है, बिकॉज क्लास 12th में हमारा डिटर्मिनेंट के ही प्रयोग से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। हो गया। फिर 1/2 इंटू हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं a, x1 x2 x3 यहाँ पे आता है हमारा, तो x1 है हमारा a, x2 है हमारा b और x3 हमारे यहाँ पे c है।
फिर हमारा y1 है यहाँ पे आता है तो b प्लस सी है, फिर y2 हमारा c प्लस a, फिर y3 a प्लस b, फिर हमारा 1 1 1 ये हमारा आ गया। और जब इसका सॉल्यूशन करेंगे हम लोग तो 1/2 इंटू क्या हम लोग करते हैं, किस हम लोग कौन से रो या कौन से कॉलम से करें, हम लोग करते हैं ऐसे ही करते हैं, कॉलम 1 से ही करते हैं। कॉलम वन में हमारा प्लस में a इंटू सामने रो कॉलम को ढकेंगे तो हमारा c प्लस a अपॉन में a प्लस b, फिर 1 1 इतना हमारा प्लस माइनस, तो माइनस में b फिर यहाँ पे आएगा हमारा, सामने वाला रो और कॉलम को ढकेंगे तो हमारा आएगा b प्लस सी, फिर यहाँ पे हमारा a प्लस b, फिर हमारा 1 1 इतना आएगा प्लस माइनस, फिर यहाँ पे हमारा प्लस सी इंटू तो हमारे यहाँ पे आएगा b प्लस सी प्लस ए, फिर 1 1 इतना आ गया ना हमारा। अब क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं हम लोग, तो हमारे यहाँ पे आ जाएगा 1/2 इंटू ए, यहाँ पे क्या आ जाएगा c प्लस ए, फिर माइनस में a माइनस में b, फिर माइनस में b पहले से ही है, फिर हमारा आ जाएगा b प्लस सी माइनस में b, फिर वैसे ही हमारा आ जाएगा प्लस में c इंटू में b प्लस सी, फिर माइनस में c और माइनस में यहाँ पे आ गया ना। अब गाइस यहाँ पे देख सकते हैं ए से कैंसिल हो गया हमारा, फिर हमारा यहाँ पे भी कैंसिल होगा, b से b कैंसिल, फिर यहाँ पे c से c कैंसिल। अब यहाँ पे क्या बचेगा हमारा 1/2 इंटू में यहाँ पे हो जाएगा हमारा ac, फिर माइनस में ab, फिर यहाँ पे हो जाएगा माइनस में bc, जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में ab, फिर यहाँ पे हो जाएगा हमारा अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे c और b में तो cb माइनस में ac, इतना है हमारा। तो जब लोग देख सकते हैं ये जो हमारा इतना है ना, ac से ac का खत्म, प्लस में ac माइनस में c कैंसिल, माइनस में ab प्लस में ab कैंसिल, माइनस में bc प्लस में bc कैंसिल। तो वैसे हमारा क्या बचा 1/2 इंटू में, ये तो हमारा पूरा कैंसिल हो गया, मतलब यहाँ पे क्या है हमारा 0, मतलब वैसे यहाँ पे क्या है इसका पूरा का पूरा आंसर आया 0, इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसलिए यह संरेख है। संरेख क्यों है आप लोग को पता है, क्योंकि इसका जो क्षेत्रफल है हमारे यहाँ पे क्या है तो 0 आ गया। प्रूफ। यह हमारा इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होगा। आप लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। गाइस यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 पहले हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में गाइस 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन एक ही हैं गाइस, जिसमें से हम एक ही क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और एक क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हम एक क्वेश्चन को डिस्कस किए थे, 2 क्वेश्चन आप लोग को खुद बनाना था, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 में भी क्वेश्चन नंबर 1 को हम खुद से डिस्कस करेंगे और इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 होगा वो आप लोग खुद से बनाइएगा। ठीक, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है जहाँ शीर्ष बिंदु निम्नलिखित है। क्या बोला, एक बार और पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए, प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है जहाँ शीर्ष बिंदु निम्नलिखित है। यहाँ पे हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया 4 इकाई, ठीक, और हमारा ये कोऑर्डिनेट दिया गया, कोऑर्डिनेट में कोई हमारा के है, इसका क्या करना है हम लोग को, तो वैल्यू फाइंड करना है। तो हम करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। अरे हम क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, अब हम सीधा सीधा आंसर लिखते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। इस क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा क्या दिया गया है, पहले हम कॉपी को सीधा कर लेते हैं। ठीक, हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 में बोल रहा है, पहले हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया, हल दिया गया है, क्या गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया, हमारा क्षेत्रफल दिया गया है 4। तो हम पीछे डिस्कस किए थे कि अगर कहीं पे त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया तो हमारा पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी। अभी आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस किए थे, क्या था हमारा निगेटिव आया था ना, लेकिन हम उसको मोड लगा के पॉजिटिव किए थे ना त्रिभुज का क्षेत्रफल क्वेश्चन नंबर 1 में। वैसे ही हमारा कभी भी त्रिभुज का कोई क्षेत्रफल देगा ना तो आप लोग समझ जाइए कि वो हमारा पॉजिटिव होगा और निगेटिव भी। मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं हमारा एक बार त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस में 4 होगा और एक बार त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस में 4 होगा। ठीक, और हमारा फिर दिया गया, हमारा कोऑर्डिनेट दिया गया है x1 बराबर में k, x2 बराबर में हमारा दिया गया है 4 और x3 बराबर हमारा है 0। फिर हमारा वैसे ही y1 बराबर में है 0, y2 बराबर में भी 0 है हमारा, और y3 बराबर में हमारा क्या है तो 2 है, y3 बराबर है हमारा 2 है। अब ये क्या करना है हम लोग को, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले लिख लेते हैं। दिया गया हमारा
सॉरी त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं ज्ञात करना, हम लोग इसमें के का वैल्यू ज्ञात करना है, गलती हो गया, +-4 त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है। और इसके बाद क्या लिखते हैं 1/2 इंटू में एक्स का कोऑर्डिनेट क्या है हमारा K40, फिर 0 0 2 1 1 1। ये हम लोग इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख दिए। हम क्या करते हैं इसका सॉल्यूशन कर देते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं +-4 बराबर है 1/2। हम लोग क्या करते हैं तो C2 से करते हैं, क्योंकि C2 में हमारा ज़्यादा जीरो है। अभी पता है कि जिसमें ज़्यादा जीरो होता है उसी से करते हैं, क्योंकि उस जीरो की वजह से हमारा जो टर्म होता है वो खुद ब खुद जीरो हो जाता है, तो उसका कैलकुलेशन ज़्यादा होता नहीं है, इसी वजह से। तो हमारा ये हमारा क्या हो जाएगा 0 0, ये तो हमारा पूरा का पूरा खत्म, ये हमारा प्लस माइनस प्लस फिर माइनस, तो माइनस में 2, ठीक, माइनस में 2 इंटू क्या आ जाएगा हमारा K411, इतना आएगा हमारा। जब इसका सॉल्यूशन करना था +-4 इक्वल टू 1/2 इंटू माइनस में 2, फिर हमारे इधर क्या आ जाएगा K और माइनस में 4, हमारे 2 से 2 कैंसिल। अब गाइस यहाँ पे देख सकते हैं हम कि +-4 इक्वल टू क्या है, माइनस उधर जाएगा तो हमारे K +4 आएगा, K+4 आया। गाइस यहाँ पे हम एक बार प्लस लेके चलेंगे और एक बार माइनस लेके चलेंगे, मतलब एक बार +4 इक्वल टू K+4 और एक बार लेके चलेंगे -4 इक्वल टू K+4। तो हमारा अगर एक बार K का वैल्यू प्लस में लेके चलेंगे तो हमारा K बराबर में कितना आ जाएगा हमारा 0, K बराबर में 0 आ जाएगा ना, प्लस में 4 है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और इधर अगर K बराबर -4 लेके चलेंगे तो K बराबर -8 आ जाएगा। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। आप लोग समझे ना क्वेश्चन नंबर 3 कैसे बना। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे क्या दिया गया था, क्षेत्रफल दे दिया गया था और कोई कोऑर्डिनेट में हमारे क्या पूछ रहा था, K का वैल्यू पूछ रहा था, K का वैल्यू पूछ रहा था। तो हम क्या करें, सिंपली जैसे हम करते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा पहले से ही दे दिया गया था। हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है, तो एक बार प्लस और माइनस दोनों लेके चले और त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दिए हम लोग, कौन वाला, तो डिटर्मिनेंट वाला। तो उसके बाद जो हम उसको सॉल्व किए, उसके बाद सॉल्व करने के बाद एक बार K का वैल्यू +4 लेके चलो, K का वैल्यू -4 लेके चले तो हमारा कितना है, एक बार K का वैल्यू +4 लेके चलो तो 0, एक बार -4 लेके चले तो K का वैल्यू कितना है -8 ना। तो क्लियर है पूरा पूरा, ठीक। अब लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमारे कितना है, तो 2 क्वेश्चन है, इसमें से भी हम एक ही क्वेश्चन करेंगे। इसमें से हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है, आप लोग खुद से कीजिएगा, क्योंकि दोनों क्वेश्चन हमारे सेम ही है, इजी क्वेश्चन है और सेम क्वेश्चन है। वैसे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हम इधर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है सारणिकों का प्रयोग करके, यहाँ आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 बोला है सारणिकों का प्रयोग करके 1,2 और 3,6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, ठीक। इसमें गाइस क्या करना है, तो हमको इक्वेशन फाइंड करना है। जैसे आप लोग याद कीजिए, जब थ्योरी वाला लेक्चर हम बता रहे थे उसमें सबसे लास्ट में यही बता रहे थे ना कि सारणिक का कोई मतलब कोई डिटर्मिनेंट दे दिया गया और हमारा पॉइंट दे दिया गया और उसका क्या बोला, तो इक्वेशन फाइंड करने के लिए। तो हम लोग कैसे इसका इक्वेशन फाइंड करते थे, इस दोनों को हम लोग क्या करते हैं, इस दोनों के बीच में एक बिंदु मान लेते हैं, जो मिलाने वाली बिंदु था उसको मानते थे हम लोग x, y। जब उसको x, y मानते थे तो हमारा वो क्या होता था, एक स्ट्रेट लाइन होता था। स्ट्रेट लाइन होने के कारण वो हमारा क्या होता था, संरेख होता था। जब संरेख होता था उसका क्षेत्रफल हमारा 0 होता था। नहीं आया, कुछ समझ में नहीं आया, ठीक। अभी हम लोग तुरंत कॉपी पर करेंगे तो आप लोग को सब समझ में आएगा। तुरंत वेट तुरंत थोड़ा सा हम लोग क्या दिया गया हमारा, पहले हमारा बिंदु दिया गया, हम लोग समझते हैं यहाँ पे क्वेश्चन। सारणिकों का प्रयोग करके 1,2 और 3,6 को मिलाने वाली रेखा, मतलब हमारा कोई बिंदु है हमारा x, y, ठीक। मान लेते हैं हमारा यहाँ पे बिंदु नहीं दिया गया है कि हमारा कौन है, जो क्या कर रहा है, हम लोग को मिला रहा है हमारा ये 1,2 को 1,2 और 3,6 इसको मिला रहा है सारणिकों का प्रयोग करके इतना और इतना को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, ठीक। अब हो गया हमारा। जब इसको मिला रहा है तो इसी का हम लोग क्या करना है, तो इक्वेशन फाइंड करना है। वैसे आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारा है ना, ये स्ट्रेट लाइन में हो गया ना, एक सरल रेखा में हो गया, तो इसका मतलब क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। और तभी हमारा क्या, इसको बोल सकते हैं ये संरेख है। पीछे भी जब लेक्चर बताए थे बेसिक कंसेप्ट में तो डिस्कस किए थे। तो हम क्या करते हैं,
वही त्रिभुज का क्षेत्रफल और फॉर्मूला लगाते हैं। पहले हम यहाँ पे दिया गया लिख लेते हैं, क्या दिया गया हमारा x1 x2 और x3 को दिया गया है। क्या दिया हमारा x1 बराबर में 1, फिर x2 बराबर में x, फिर x3 बराबर में क्या है हमारा 3, फिर हमारा y1 बराबर में 2, फिर y2 बराबर में हमारा y, फिर y3 बराबर में हमारा क्या दिया गया है तो 6। अब हम लोग क्या करेंगे तो इसका हम लोग एरिया फाइंड करेंगे। एरिया फाइंड करेंगे, सॉरी एरिया फाइंड नहीं, इसका इक्वेशन हम लोग को लाना है। इक्वेशन लाने के लिए एरिया वाला फॉर्मूला लगाएंगे। भाई जिसमें एक ही फॉर्मूला को मतलब इधर उधर करके बस दे दिया गया है कि इस मतलब इस कंडीशन में कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे, इस कंडीशन में कैसे अप्लाई करेंगे, और इसमें कुछ नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला। त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हमारा पहले से जानते हैं कि क्षेत्रफल जो हमारा होगा 0 होगा, क्योंकि हमारा कोलिनियर रेशन है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 0, 1/2। उसके बाद हमारा वैल्यू पुट करते हैं 1 x3 फिर 2 y6 1 1 1। ये हमारा हो गया। हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। पहले कैसे हमारा 1/2 गुना में इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, भाग में मतलब ये हमारा पूरा पूरा 0 हो जाएगा, बराबर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 इंटू, इसको हम R1 से ही सॉल्व करते हैं, मतलब रो 1 से ही सॉल्व करते हैं, मतलब इसके सामने रो कॉलम को ढकेंगे तो हमारा बचेगा y6 1 1। ठीक, फिर हमारा ये हमारा इस 2 हो जाएगा, -2 प्लस माइनस होता है, उसके बाद फिर प्लस होता है, अल्टरनेट होता है, आप लोग को पता ही होगा अगर 4.1 सॉल्व किए होंगे तब। फिर हमारा क्या बचा x3 1 1 प्लस माइनस प्लस x3 y6 हो गया ना हमारा 0 बराबर में। अब इसको सॉल्व कर देते y माइनस में 6, फिर माइनस में 2 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा x माइनस 3, x माइनस 3 मतलब माइनस में 2x, इसको लिख सकते हैं, और माइनस में 3 मतलब प्लस में 6। फिर हमारा आ जाएगा प्लस में यहाँ पे 6x माइनस में 3y, इतना आ गया ना हमारा। अब यहाँ पे गाइस देख सकते हैं हमारे 6 से 6 कैंसिल हो गया ना। अब हमारा क्या यहाँ पे बचता है y, यहाँ पे 1y, यहाँ पे -y, मतलब यहाँ पे आ जाएगा -2y, फिर माइनस में x, माइनस में 2x और प्लस में 6x, मतलब हमारा क्या आ जाएगा प्लस में 4x, प्लस में 4x आ जाएगा। इस और इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो 0 बराबर में 2 इंटू में -y और प्लस में 2x, ऐसे लिख सकते हैं ना। और 2 को इधर भेज देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, वो टर्म 0 हो जाएगा, मतलब -y प्लस में 2x, मतलब 2x बराबर में क्या आ जाएगा हमारा y। ये हमारा क्या हो गया तो इक्वेशन हो गया, ये हमारा इक्वेशन। ये दोनों बिंदु को मिलाने वाली ये बिंदु है, इसका हमारा क्या इक्वेशन हो गया हमारा 2x बराबर y। ये हमारा हो गया क्या तो आंसर। इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 5। गाइस ये तो हमारा ऑब्जेक्टिव ही है, ये तुरंत हो जाएगा। और हाँ इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, ये हमारा है ना, पता है किसे, इसमें के का वैल्यू पूछ रहा है, के का वैल्यू पूछ रहा है, पता है 3 नंबर क्वेश्चन जो हम लोग अभी डिस्कस किए ना, उसी के जैसा क्वेश्चन नंबर 5 भी है, तो हम इसको डिस्कस कर ही लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5। तो भाई आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ बोल रहा है यदि शीर्ष 2, -6, 5, 4 और k, 4 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई हो तो k का मान ज्ञात करना है। इसमें k का वैल्यू हम लोग को ज्ञात करना है, तो हम लोग करते हैं। क्या करेंगे हम लोग, पहले यहाँ पे हम लोग को दिया गया जो वो लिख लेते हैं हल। क्या दिया गया हमारा, दिया गया है हम लोग को दिया गया है x1 बराबर में हमारा 2 है, फिर हमारा x2 बराबर में 5, x3 बराबर में k, फिर हमारा y1 बराबर में -6, y2 बराबर में 4 और y3 बराबर में भी हमारे क्या है तो 4 है। और हमारा उसके बाद त्रिभुज का जो क्षेत्रफल दिया गया है हमारा 35 वर्ग इकाई, 35 वर्ग इकाई मतलब प्लस माइनस में 35, इसको लिख सकते हैं क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी हम पीछे जब क्वेश्चन डिस्कस किए क्वेश्चन नंबर 3 तो हमें बताया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा प्लस और माइनस में होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है तो प्लस माइनस 35 वर्ग इकाई, इसको लिख सकते हैं हम लोग वर्ग इकाई। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर फॉर्म में होता है वर्ग इकाई। अब हमारा इतना दे दिएगा और इसमें से बोल रहा है क्या के का वैल्यू हम लोग को ज्ञात करने के लिए, जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 किए ना वैसे ही हम लोग को क्वेश्चन नंबर 5 भी है।
तो हम क्या लिखते हैं इस प्लस माइनस में 35 बराबर में 1/2 इंटू x1 का वैल्यू 2 5, फिर यहाँ पे k, फिर यहाँ पे जगह -6, फिर 4 और 4, फिर यहाँ पे 1 1 1। ये तो हमारा हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब हमारा प्लस माइनस में 35 बराबर में 1/2 इंटू इतना है ना। हम क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं, मतलब जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हमारा कितना आएगा, पर इसको सॉल्यूशन करते हैं, इससे सॉल्व करते हैं, इससे R1 से सॉल्व करते हैं तो 2 इंटू हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो हमारा 4 4 1 1 प्लस फिर माइनस 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 हमारा प्लस ही हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे हमारा आ जाएगा 5 के 1 1, फिर प्लस माइनस फिर प्लस 1 इंटू में हमारा आ जाएगा 5 के 4 और 4। अब गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो हमारा 2 है भाग में है ना, और इसको इधर भेज देंगे तो गुना में हो जाएगा, मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस माइनस में 70 इज इक्वल टू। अब यहाँ पे जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 4 और माइनस में 4। तो गाइस ये जो हमारा 4 - 4 ये टर्म तो हमारा 0 ही हो जाएगा, क्योंकि 4 में सब 4 घटाएंगे तो 0, और 0 में 2 से गुना करेंगे तो हमारा 0, तो इसको तो हमारा ये ऐसे ही खत्म हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं ये इसका, तो यहाँ पे अगर 5 माइनस में के, यहाँ पे हो जाएगा 5 माइनस के 6 इंटू में 5 माइनस में के, इसको लिख देते हैं, फिर प्लस में यहाँ पे 5 20 माइनस में 4k, इसको ऐसे लिख सकते हैं 20 - 4k, यहाँ पे प्लस माइनस में 70 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 5 30 माइनस में 6k प्लस में 20 माइनस में 4k, यहाँ पे इतना लिख देना हम लोग। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा प्लस माइनस में 70 बराबर में 30 20 क्या हो जाएगा हमारा 50 माइनस में 10k, यहाँ पे इतना हो गया ना। इसलिए अब एक बार हम प्लस लेके चलते हैं और एक बार एक माइनस लेके चलते हैं, एक बार प्लस में 70, इसलिए प्लस में 70 लेके चलते हैं 50 माइनस में 10k, और एक बार माइनस में 70 लेके चलते हैं बराबर में 50 माइनस में 10k। हम क्या करते हैं, प्लस में तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, मतलब 70 माइनस में 50 बराबर माइनस में 10k। अब यहाँ पे घटेगा तो हमारे क्या आ जाएगा 20 माइनस में 20 बराबर में माइनस में 10k, और यहाँ पे जब हो जाएगा, सॉरी पहले इसका सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, मतलब जब यहाँ पे k का वैल्यू निकालेंगे तो 20 बटे में 10, और ये माइनस हो जाएगा ऊपर। हम लोग जब इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे कितना बार में 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, और हमारा k का वैल्यू सॉरी -2 निकल जाएगा, 2 बार में नहीं -2 बार में कैंसिल होगा, माइनस है ना आगे, तो हमारा k का वैल्यू -1 निकल गया, और जब इसका सॉल्व करेंगे तो ये हमारा प्लस में 50 है, और इधर जगह माइनस में 50, मतलब माइनस में 7 5 12 मतलब 120 हो जाएगा, बराबर माइनस में 10k, माइनस माइनस कैंसिल, हमारा k बराबर क्या आ जाएगा हमारा 12, k बराबर 12 आ गया। तो वैसे हमारा आप लोग देख सकते हैं हमारा यहाँ पे k का वैल्यू कितना आएगा, इसलिए k का वैल्यू हमारा क्या इतना है, एक 12 आया, एक -2 आया 12 और -2। तो कैसे यहाँ पे देख सकते हैं हमारा यहाँ पे 5 नंबर में एक 12 और -2 वाला ऑप्शन यही है डी, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे -2 है, फिर यहाँ पे दोनों माइनस में है, और यहाँ पे डी नंबर जो ऑप्शन है 12 और -2, तो यहाँ पे 5 नंबर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो गाइस इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंपाइल्स 4.4 पे डिस्कस करेंगे। जो हमारा पता हो क्या होगा, वहाँ पे हम लोग को निकालना होगा माइनर एंड कोफैक्टर, माइनर एंड कोफैक्टर। गाइस यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग हमारा एक्सरसाइज 4.4 है, उसमें हम लोग को निकालना है माइनर एंड कोफैक्टर, मतलब उपसारणिक और सहखंड, जिसको बोलते हैं हिंदी में, माइनर को हिंदी में बोलते हैं उपसारणिक और सहखंड को बोलते हैं कोफैक्टर। तो गाइस हम लोग उसके थ्योरी पे डिस्कस करेंगे इसके अगले वाले लेक्चर में, उसके बाद इसके क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।